తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఎంపీ కవిత గారి నేతృత్వంలో నిర్వహిస్తున్న ఇంటర్నేషనల్ యూత్ సమ్మిట్ కు హాజరయ్యేందుకు సామాజిక ఉద్యమకారులు అన్నా హజారా గారు ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్కు వచ్చారు. మనతో పాటు మాట్లాడడానికి అన్నా హజారా గారు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. సార్ నమస్कार. नमस्कार. ये हैदराबाद आकर कैसा लग रहा है? इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है कि इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप, इस लीडरशिप के माध्यम से जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है, युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है. ये युवा शक्ति अगर जाग जाए तो कल का समाज, देश का उज्जवल भविष्य दूर नहीं है. युवक ही इस देश को बना सकता है, इस पर हमारा तो विश्वास है. जैसे रूरल डेवलपमेंट, आज 12 लाख लोग आकर उसको स्टडी किया. इतना नहीं, 5 लोगों ने पीएचडी किया कि रूरल डेवलपमेंट में कैसे डेवलप होता है, लोगों को सहभाग लेकर. हाँ, तो ये युवक ने ये काम किया. हमारे देश में जनसंख्या है 125 करोड़ और हमारे गांव, देश के गांव कितने हैं? 6,38,000. 125 करोड़ की आबादी और गांव है 6,38,000. सिर्फ 6,38,000 युवक उन्होंने तय किया कि इस देश को बदलना है. 6,38,000 जमीन में जाने वाले दाने मिल गए ना. अरे क्या अमेरिका और क्या रशिया, ये देश बहुत आगे जाएगा. लेकिन आज तक उनको दिशा नहीं दी. मुझे बहुत अच्छा लगा कि तेलंगाना में ऐसे युवा, एक तो तेलंगाना जागृति ये संस्था जो है वो युवकों को जो जगा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे युवकों को जगाने का एक प्रयास ये संस्था कर रही है. तेलंगाना में हो रहा है, ये बहुत अच्छा लगा. कविता जी ये नेतृत्व, इसे किस तरह का संदेश जाने वाला है? कविता जी के बारे में एक मुझे लगता है, एक तो सांसद है और युवा सांसद है. दूसरा, युवा सांसद होते हुए भी सांसद दिमाग में बैठ गए तो लोग क्या क्या करते देखते हैं ना देश में. और ये युवा सांसद युवकों को जगाने का जो प्रयास करते हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण है. उनके ये किसके भी सोच में नहीं आएगा. उसमें ध्येयवाद होना चाहिए, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए. वही लोग ऐसे काम करते हैं. तो ये यंग होते हुए भी, एक युवक सांसद होते हुए भी सोच जो है समाज और देश की वो बहुत ज़रूरी है. ऐसे नव युवकों ने प्रयास किया तो समाज और देश का भविष्य बन जाएगा. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सांसद तो बहुत बैठे हैं संसद में, कम से कम ऐसे युवा सांसद है, इन्होंने इकट्ठा आकर इतना अगर तय किया कि संसद में बुरा कुछ होने नहीं देंगे, गलत काम नहीं होने देंगे, समाज और देश के भलाई का काम होगा संसद में. संसद ये हमारे देश के सर्वोच्च व्यवस्था है. ये संविधान के आधार पर कानून बनते हैं, कानून के आधार पर देश चलता है और संसद कानून बनाने वाली संस्था है. तो ऐसे नवयुवक जैसे कविता जी है, ऐसे नवयुवकों ने सोचा और गलत कोई दिखा देता है और ये नवयुवक संसद में इकट्ठा आकर उसको विरोध किया तो देश बदल जाएगा. पहली बार हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है. इसमें करीब 135 देशों से डेलीगेट्स आए हैं. महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से हम क्या सीख सकते हैं इस जमाने की पीढ़ी? गांधी जी बोलते थे
प्रकृति और मानवता का दोहन करके विकास मत करो। जितना प्रकृति का दोहन करेंगे उतना विनाश हो जाएगा। आज हमारा जो डेवलपमेंट चल रहा है पूरी दुनिया में, पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला पूरा जला रहे। अरे कितना जला रहे, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों टन। वो जो जल रहा है ना, उस जलने के कारण क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होने से प्रदूषण से जनता की बीमारी बढ़ रही है। और बीमारी इतने क्यों बढ़ी? प्रदूषण से टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर से बर्फाच्छादित पर्वत जैसे हिमालय है, उसका बर्फ वितल रहा है और समुद्र अपनी लेवल बदल रहा है। बहुत बड़े खतरे हैं आने वाले दिनों में। हमें ऐसा लगता था 1200 साल तक कुछ नहीं होगा। अभी साइंटिफिक वैज्ञानिक उन्होंने रिपोर्ट भेजा है, आने वाले 80-90 साल में समुद्र के किनारे पर जो शहर होंगे उनको खतरा निर्माण होगा। शहर, समुद्र लेवल बदल रहा, बड़े बड़े शहर पूरे समुद्र के तट पर ही हैं। इसके कारण गांधी जी बोलते थे प्रदूषण को रोकना है तो दोहन मत करो। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला, इसको दोहन मत करो। अभी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, रॉकेल नहीं, लोग स्वावलंबी होते हैं। सिर्फ प्रकृति की जो देन है उसका सही उपयोग करते हुए लोग स्वावलंबी कैसे होते हैं, ये तो हम लोग प्रयोग किया है, कर रहे हैं। तो ये काम होना। विकास के नाम पर प्रकृति का हनन जो हो रहा है, इसको रोकथाम करने के लिए इस पीढ़ी को, इस नव युवकों को क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें क्या है, दो बातें। एक तो संसद में कठोर कानून बनाना चाहिए, कठोर एक। और दूसरा, युवकों ने संगठित होकर आवाज उठाना चाहिए। समय आ गया तो जेल में भी जाना चाहिए। जितना लोक जागृति होगा, लोक शिक्षा होगा, उतना उसका फर्क आएगा समाज में। और एक संघर्ष करना। और अभी तो बहुत आसान है ना। अभी देखो, मुझे कितना बार जेल में डाल दिया है, तो हमने देखा। मैं बोला डालो। जेल में जाना, समाज और देश के भलाई के लिए जेल में जाना, ये हमारा अलंकार होता है, अलंकार। ये सोना चांदी अलंकार नहीं। समाज और देश के भलाई के लिए जेल में जाना ये अलंकार है। तो युवकों ने यह सोचना चाहिए कि देश के भले के लिए भले जेल में जाना पड़े, परवाह नहीं, जाएंगे। समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए। और अभी तो बहुत आसान है ना, जेल में जाने से सवेरे नाश्ता, 2 टाइम का खाना मिलता ना, तो जेल में जाना क्या हर्ज है? जाना चाहिए। उस टाइम पर देखो, गांधी जी जैसे ये लोग कितना बार जेल ले रहे। तो ये मैं भी अपने जीवन में कई बार जेल में गया, डालो, लेकिन हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं, अहिंसा मार्ग पर। अहिंसा, गांधी जी ने जो मार्ग बताया, अहिंसा। मैं 19 बार मेरा अनशन हो गया, 19 बार, 10, 12, 15, 18 दिन तक अनशन, लेकिन हिंसा नहीं। इसके कारण सरकार को कानून, 8 कानून बनाने पड़े ना। आरटीआई जैसे कानून पूरे देश को मिल गए ना। एक फकीर आदमी, मेरा बैंक अकाउंट कहाँ रहता है मुझे पता नहीं, एक मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, करोड़ रुपए की योजना अपने, करोड़ रुपए की, बैंक बैलेंस नहीं। हाँ, करोड़ रुपए की योजना। तो मेरा कहने का मतलब है, सब अन्ना हजारे जैसा सबने बैचलर ना, ये नहीं, अपना अपना शादी करो, परिवार करो, लेकिन देश के बारे में सोचो। हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी की, उनको याद रखेंगे नहीं रखेंगे? जरूर रखना पड़ेगा। अरे फांसी जा रही, फांसी।
फांसी का तख्ता देख रहे हैं, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म के क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी। किस लिए? हमारे आज़ादी के लिए। तो युवकों ने सोचना चाहिए कि हमारे आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, उनका मैं कुछ देना लगता हूँ, ये सोच करना जरूरी है। देश भर में आप कैसा देखते हैं, किसानों की हालात कैसी है अब? तेलंगाना में ये जो रैतु बंधु जो स्कीम अपनाई जा रही है, बहुत ज़रूरी है। हर राज्यों में स्कीम होना नहीं, भारत सरकार को सोचना चाहिए। ये अभी सरकार है ना केंद्र में, इनको उद्योगपति की चिंता ज़्यादा है, किसानों की चिंता नहीं। इतना आत्महत्या हो रही, सोचते नहीं। सिर्फ ये बताते कि हमें विश्वनाथन कमेटी का रिपोर्ट लागू किया, ये किया, ये झूठे बोलते हैं। अगर लागू किया तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहे आज? अगर किसान ये लागू किया होता तो किसान ने आत्महत्या की होगी। इसलिए तेलंगाना में जो काम शुरू हुआ है वो मुझे बहुत आशादायी नज़र आ रहा है। एक दीप स्तंभ, आंधी में जो दीप स्तंभ होता है समुद्र में, आंधी में नौकाओं को जो आधार होता है, ऐसे ये तेलंगाना में जो काम हो रहा है वह दीप स्तंभ के मुताबिक आधार होगा, ऐसा मुझे लगता है। कि मैं तो फकीर आदमी है, कोई किसी से लेता नहीं, किसी से मांगता नहीं, सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, लेकिन देश के लिए करते रहता है जितना हो सके उतना। और एक फकीर आदमी 8 कानून बन गए, क्या कम हो गया? बहुत बड़ी बात है, देश के लिए सोच रहे हैं। और एक फकीर आदमी महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट मंत्री घर चले गए, करप्टेड लोग, 6 मंत्री, 400 ऑफिसर घर चले गए, ये क्या कम हो गए? ये सब भगवान करवा लेता है, हम करते रहना। महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर आप चल रहे हैं, आने वाले दिनों में आप और किस तरह के कदम उठाने वाले हैं? एक तो हम लोग जो रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए पानी के लिए प्लानिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मार्केटिंग, ये प्रश्न हम छुड़ाए तो किसानों को थोड़ा न्याय मिल सकता है। वो बात करनी पड़ेगी। वो तो सामान्य किसान है, गांव में किसान रहता है, उसका कौन सुनते हैं? वो तो सहन करता है। लेकिन तेलंगाना में अभी जो एक फसल के लिए 5,000 रुपया एडवांस दे रहे एकड़ में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। आखिरी प्रश्न, तेलंगाना राज्य भारत में 29वां राज्य है, 29th स्टेट बना है, हाल ही में बना है 4.5-5 साल पहले। अब तेलंगाना देश भर में अव्वल स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है ग्रोथ रेट में। इतने कम समय में इस स्थाई को हासिल कर सकी। आप कैसा देखते हैं तेलंगाना को? यहाँ पर आगे हैदराबाद देखिए। ये करने के लिए लीडरशिप महत्व, जो राज्य में लीडरशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लीडरशिप की सोच है ना, ये सामाजिक और राष्ट्रीय होना चाहिए। मेरे गांव के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए लीडरशिप में ये सोच होनी चाहिए। मेरे राज्य के लिए, मेरे देश के लिए ये करना है, तब ये काम बनेगा। ये जो तेलंगाना में जो सोच है ना, इसलिए इतना गति से आगे जा रहा है। ये सोच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने 3 न्यूज़ के लिए आपका कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना हजारे जी।
మనం చూస్తున్నాం అన్నా హజారే గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. అత్యంత కీలకమైన అంశాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. రైతు బంధు పథకం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో మన రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న రైతు బంధు అనేది దేశానికే దిక్సూచిలా నిలవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ప్రధానంగా చీకటిమయంగా మారిన రైతాంగానికి, వ్యవసాయానికి ఇదొక వెలుగు దివ్వె అవుతుంది, కాంతి రేఖ అవుతుందనే అభిప్రాయాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ఆ విధంగా ఆయన దాన్ని విశ్లేషించిన పరిస్థితి కనిపించింది. దీంతో పాటుగా ఈ రాష్ట్రం దేశంలో 29వ రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తెలంగాణ ఇంత తక్కువ సమయంలో కేవలం 4.5 ఏళ్ల కాలంలో దేశంలోనే ఒక అగ్రగామి రాష్ట్రంగా నిలవగలిగిందంటే దానికి ఒక సమర్థమైన నాయకత్వమే ప్రధానమైన కారణం. సమాజం గురించి, సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన ప్రజల అభివృద్ధి గురించి ఆలోచించే నాయకత్వం ఈ రాష్ట్రానికి లభించింది కాబట్టే ఒక రాష్ట్రానికే కాకుండా పూర్తి దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఒక అగ్రగామి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలవగలిగిందనే అభిప్రాయాన్ని కూడా ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్కు రావడం, ఇంటర్నేషనల్ యూత్ సమ్మిట్, తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న యూత్ సమ్మిట్కు హాజరు కావడం చాలా మంచి అనుభవాన్ని ఇచ్చిందనే అభిప్రాయాన్ని కూడా ఆయన వ్యక్తం చేశారు. తప్పకుండా దేశంలో ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతుల గురించి ఆలోచిస్తున్నారో ఇదే రకమైన పంథాను, ఇదే రకమైన ఒరవడిని, ఇలాంటి పథకాలనే దేశవ్యాప్తంగా కూడా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దేశంలో రైతాంగం సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటుంది కాబట్టి రైతాంగ సంక్షోభానికి, వ్యవసాయ సంక్షోభానికి పరిష్కార మార్గం తెలంగాణ ప్రభుత్వం చూపించింది కాబట్టి ఇవి అనుసరణీయమైన మార్గాలు, అనుసరణీయమైన పథకాలనే అభిప్రాయాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలాంటి పథకాలను ఆలోచించాలి. కేంద్రంలో ఇలాంటి పథకాలను అమలు చేస్తేనే శాశ్వతంగా ఈ దేశ ప్రజలు, దేశంలోని రైతులు ఎదుర్కొంటున్న కీలకమైన సమస్యలకు శాశ్వతమైన పరిష్కారం లభిస్తుందని గౌరవనీయులు సామాజిక ఉద్యమకారులు అన్నా హజారే గారు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ ప్రభాకర్తో కలిసి సీతారామరాజు, ఫటీ న్యూస్.